नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल पर कब्जे करने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा कर सकती है। खर्ग द्वीप को ईरान की तेल आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यहीं से देश का करीब 90% तेल निर्यात किया जाता है। तो अमेरिका ने हालिया दिनों में हजारों सैनिकों को पश्चिम एशिया में भेजा है। इससे खर्ग द्वीप पर अमेरिका के हमले का अंदेशा बढ़ गया है। अमेरिका की खर्ग पर कब्जे की कोशिश क्षेत्र में लड़ाई को और तेज कर सकती है। ट्रंप ने कहा कि सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल लेना। इस पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका में कुछ लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ हैं। उन्होंने खर्ग द्वीप का जिक्र करते हुए कहा कि हो सकता है कि हम खर्ग द्वीप ले और हो सकता है कि ना ले। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस द्वीप पर ईरान की रक्षा ज़्यादा मजबूत नहीं है और अमेरिका इसे आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है। खर्ग द्वीप फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में स्थित है। यह ईरान का अहम तेल केंद्र है। यहाँ से ईरान का करीब 90% तेल निर्यात होता है। खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, अमेरिका का जिस तरीके का बयान निकलकर सामने आया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये संकेत दिए हैं कि ईरान के तेल निर्यात द्वीप जो है खर्ग द्वीप, उस पर कब्जा किया जा सकता है। कैसे देख रहे हैं इस बयान को आप? देखिए, मैंने तो युद्ध शुरू होने के पहले ही कहा था कि ईरान का जो ऑयल है वो सारा अमेरिकी कंपनियों को जाना है। ठीक है, तो ट्रंप आज उस पर मुहर लगा रहे हैं। तो जो बात हमने युद्ध के शुरुआत के पहले दिनों में कही थी, आज वही बात ट्रंप दोहरा रहे हैं। देखिए, सारी लड़ाई इसी बात की है कि अमेरिका की कंपनियों के लिए ही पूरी दुनिया डिजाइन की गई है और वही बड़े आराम से चल रहा है। ठीक है, वो जो पहली शर्त ये है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से जाना होगा, पश्चिम एशिया से, सॉरी वेस्ट एशिया से अपने सारे अड्डे खाली करने होंगे। ठीक है, तो ये आज नहीं तो कल इसको ट्रंप साहब एडमिट कर लेंगे। हो सकता है 1 महीना और लग जाए, जा सकता है 2 महीना और लग जाए। और दूसरी बात जो मैंने पहले कही थी कि ऑयल जो ईरान का ऑयल है उस पे सारा कब्जा अमेरिकी कंपनियों का होगा, इसीलिए उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ठीक है, ये दोनों चीजें होनी है और इसमें कोई दो राय नहीं। आप एक बात पे गौर करिए कि इतना रिटेलिएशन के बावजूद भी आज तक किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री ने ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया। ठीक है, यहाँ तो ये छोटे बात पे लड़ने मारने चले जाते हैं। होती क्या, थोड़ा सा विद्रोह होता है, सऊदी अरब और यूएई के आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती है। आप ही के न्यूज पे सारी बातें चल रही थी। तो देखिए, वो सारा गेम वही उसी लिए है कि किस तरीके से अमेरिका अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाएगा, और वही काम पहले भी हुआ था और आज भी हो रहा है। तो इसमें मेरे लिए कोई नई बात नहीं है और आपके दर्शकों के लिए भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो और चैनलों पे बैठ के विश्व युद्ध देख रहे हैं उनके लिए शायद नया हो। हेलो जी जी, अमित जी बोलिए। जी, तो हाँ, मैंने पहले कहा कि जो दूसरे चैनलों पे बैठ के विश्व युद्ध देख रहे हैं उनके लिए ये एक नई खबर हो सकती है, लेकिन आपके दर्शकों के लिए तो ये कोई नई खबर नहीं है। ये तो यही होना था, ये तो पहले से मैं बोलता आ रहा हूं। जी अमित जी, वहीं लेकिन दूसरी गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके का अंदेशा लगाया जा रहा था कि ईरान इतनी मजबूती से टिक नहीं पाएगा अमेरिका और इजराइल के सामने, लेकिन जिस तरीके की अपेक्षाएं थी उन तमाम अपेक्षाओं को दरकिनार करते हुए ईरान मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और ईरान की तरफ से लगातार यह भी कहा जा रहा है कि वो झुकने वाला नहीं है, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले। ठीक है, ये कौन सी सर, कौन सा देश कहता कि हम हार जाएंगे? किसी ने आज तक कहा है क्या? इराक ने भी तो यही कहा था कि अमेरिका ग्राउंड पे आए तो हम उनको बताएंगे। जी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ईरान यही कह रहा है कि हम उनको बताएंगे। अरे भैया, क्या बताओगे? तुम्हारी 60% ऑयल की इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। ये द्वीप पे कब्जे की बात कर ही रहे हैं, उनके सारे लीडर को एलिमिनेट किया जा रहा है। अच्छा, एक और मजे की बात सुन लीजिए। सबसे मजे की बात यह है कि ट्रंप साहब ने कहा कि अगर हम विदेश मंत्री को मारेंगे तो हम बात किससे करेंगे। मतलब टारगेट क्लियर है कि ईरान की जो रिलीजियस अथॉरिटी है उसको मारना ही इजराइल और अमेरिका का एम है, और उनकी तेल कंपनियों का एम है कि वो ईरान के ऑयल के रिजर्व पे कब्जा करे। बाकी कोई नई बात नहीं होनी है। बाकी ईरान को तो सरेंडर करना ही है, चाहे आज कर ले चाहे 6 महीना के बाद करे। ये शर्त है, सत्ता परिवर्तन भी होगा, राजा साहब की वापसी भी होगी, ईरान की ऑयल कंपनियों पे अमेरिका की कंपनियों का कब्जा भी होगा,
और साथ के साथ अमेरिका पश्चिम एशिया से अपने सारे बेस खाली करके वापस जाएगा। ये तीनों इस युद्ध के फाइनल रिजल्ट है और यही होना है। इसमें 2027 के अंत तक या 2030 के अंत तक हो सकता है, बट 2027 इज लास्ट। उसके पहले ये तीनों चीजें आपके सामने हो जाएंगी। अब इंडिकेशन भी मिल गया है कि जो मैंने कहा था वही हो रहा है, जो पहले दिन कहा था वही 31वें दिन भी युद्ध के जारी है। देखिए कौन सी कंट्री लड़ाई कर रही है भाई? ईरान वाले मिसाइल दाग रहे, कहां दाग रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ईरान वाले टारगेट है, इजराइल और अमेरिका अपने टारगेट से अटैक किए जा रहे हैं। तो यही कहानी है, इसी तरीके से युद्ध चलता है, इसी तरीके से कंपनियों का फायदा कराया जाता है। और ना उन्होंने, अमेरिका वालों ने ईरान पे हमला करने से पहले किसी से पूछा था, ना वहां से निकलने पे किसी से पूछेंगे। ये उनकी आदत है, मैस क्रिएट करना, मैस को एज इट इज प्रोवोक करना और उसके बाद। अच्छा अमित जी, ये जो संघर्ष लगातार हम देख रहे हैं इसका पूरे विश्व पर भी व्यापक असर पड़ रहा है, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है उससे तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि फिलहाल इस संघर्ष के रुकने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि बयानबाजी तो दोनों साइड से हो रही है, चाहे वो ईरान की तरफ से हो चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो। लेकिन इसमें जो मेरा सवाल है वो इस वजह से है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं उनमें कई बार मतभेद देखने को मिलता है। आज वो कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। ऐसे में उनकी बातों पर यकीन कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। साहब तो इसीलिए सत्ता में आए हैं ना कि उन्होंने वो करना है जो उनको नहीं करना चाहिए। वो राजनेता नहीं है, वो बिजनेसमैन है, तो उन्हें अपने बयानों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो कह देते किलो टमाटर 2 रुपए किलो, कल को बोलेंगे नहीं जी मैं तो 5 रुपए कहा था। तो ट्रंप को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। उन्होंने तो जो डील करी थी वो उसी हिसाब से कर रहे हैं। उनकी वो टैरिफ लगाते हैं, कोर्ट उसको डिनाई कर देती है, बाद में वो कुछ बोलते हैं फिर कोर्ट उसको मना कर देती है। ये कहते हैं हम इजराइल के साथ हैं, फिर कहते हैं नहीं हम तो अपने मन से डील कर रहे हैं। ईरान बोलता है हमसे बात नहीं हुई, ये कहते हैं हम बात कर रहे हैं। तो ट्रंप के बयानों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो एज इट इज जो एक ऑरेंज है उसका जूस निकाला जा इवेंट के बाद अमेरिका में वहां कंपनियों के द्वारा सिलेक्टेड लोग आते हैं जो कंपनियों के लिए काम करते हैं। एज ए सीईओ वहां पे प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। तो अमेरिका का 1970 जब से उनका रिजर्व करेंसी स्टेटस आया है तब से वहां पे कोई प्रेसिडेंट नहीं हुआ है। वो कंपनियां डिसाइड करती है, उनका एक सीईओ होता है जो वहां पे ज्वाइन करता है, जो उनका बेनिफिट होता है वो वही करता है। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमेरिका की हिस्ट्री है। चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ओके। तो खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है। समझौता नहीं हुआ तो ईरान ही नहीं बचेगा, ऐसा बयान ट्रंप की तरफ से दिया गया है। तो मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान सामने आया। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियां राज्य में चरम पर है। इस बीच विपक्ष के नेता और बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद रहे। शुभेंदु अधिकारी ने यह कदम चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया है। उन्होंने अपने नामांकन के समय कहा कि उनका उद्देश्य राज्य में राजनीतिक स्थिरता और जनता के कल्याण के लिए काम करना है। शुभेंदु अधिकारी की रणनीति सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बार शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की 2 प्रमुख विधानसभा सीटों भवानीपुर और नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं। भवानीपुर सीट ममता बनर्जी का गढ़ मानी जाती है। यहां शुभेंदु अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। इस सीट को लेकर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला सबसे हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों की माने तो सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को अपना इस्तीफा सौंपा। आगामी 13 अप्रैल के बाद उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। नीतीश कुमार, जो अभी तक बिहार विधान परिषद के सदस्य थे, उन्होंने 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। नियमों के अनुसार नीतीश कुमार को संसद के लिए चुने जाने के 14 दिनों के अंदर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना था। अब सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की औपचारिक घोषणा कुछ देर में की जाएगी। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। इस कदम से अब उनके मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का रास्ता भी साफ हो गया है। वो कभी भी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस स्थिति में राज्य विधानसभा या विधान परिषद सदस्य न होने की स्थिति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा। राज्यसभा की सदस्यता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी समृद्धि यात्रा के 5 चरणों के दौरान इस मामले पर एक भी शब्द नहीं कहा। यह यात्रा 26 मार्च को पटना में खत्म हुई थी।
एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है और नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार बताया जा रहा है। तो नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दिया है, एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बिहार में अभी भी नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। तो बिहार की राजनीति में दो बड़े इस्तीफे हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे को विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने स्वीकार कर लिया। उनके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी। दोनों नेता हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। नितिन नबीन बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक थे। वो लगातार 5 बार इस सीट से जीतते आए हैं। 2 हफ्ते पहले उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया था। अब राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पिछले 20 साल से वो बांकीपुर को अपनी स्वर्गीय पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के सपनों के मुताबिक आगे बढ़ाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया उसके लिए वो हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नई भूमिका में भी बांकीपुर और बिहार के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता वैसी ही बनी रहेगी। तो भावुक पोस्ट में जनता को आभार व्यक्त करते हुए नितिन नबीन नजर आए। 20 साल का सफ़र उनका खत्म हो गया। आपको बता दें कि भावुक पोस्ट में जनता को अपना परिवार नितिन नबीन ने बताया। एमएलए पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और उन्होंने जनता का आभार भी व्यक्त किया कि जनता ने जो उन पर भरोसा जताया उसके लिए वो आभार प्रकट करते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नई भूमिका में भी बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राज्य में चुनावी हलचल तेज हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने साल 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान लगी उनकी चोट को लेकर टिप्पणी की थी। ममता ने कहा कि वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट देख लें जिसमें उनकी चोट की गंभीरता साफ दर्ज है। टीएमसी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट जारी करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमेशा पीड़ित होने की राजनीति करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि वो कभी अपनी चोट की बात करती हैं तो कभी चुनाव आयोग को कोसती हैं, लेकिन अब बंगाल की जनता उनकी विक्टिम कार्ड वाली राजनीति को समझ चुकी है। अमित शाह के इसी बयान पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि वो कहते हैं कि मैं चुनाव के समय पट्टी बांध कर घूमती हूँ, मैं कई बार मौत के मुंह से वापस लौटी हूँ, जाकर डॉक्टर की रिपोर्ट देखिए। ममता ने आगे सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आपने साल 2021 के चुनाव में जानबूझकर मेरे पैर को चोट पहुंचाई थी? मैंने व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार किया। क्या आप मुझे मारने की योजना बना रहे हैं? उनकी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करने की बात पर भी प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें अपने पुराने कर्मों के लिए चार्जशीट जारी करना चाहिए। हालांकि इस दौरान उन्होंने अमित शाह का नाम नहीं लिया था। वहीं राहुल गांधी ने केरलम के अडूर में कहा कि हम यहां चुनाव में एलडीएफ के खिलाफ लड़ रहे हैं। इससे बीजेपी का पूरा समर्थन हासिल है। एक तरफ यूडीएफ है और दूसरी तरफ एलडीएफ और बीजेपी का गठबंधन है। केरल चुनाव में बीजेपी का एक छिपा हुआ हाथ है और वो यहां यूडीएफ को नहीं चाहती क्योंकि वो जानते हैं कि देश में उन्हें चुनौती देने वाली एकमात्र ताकत कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सबरीमाला सोने की चोरी के मामले पर उनकी चुप्पी एलडीएफ के हितों की रक्षा के लिए है। राहुल गांधी ने कहा कि सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में है और ये बात हर कोई जानता है। ठीक इसी तरह नरेंद्र मोदी आपके मुख्यमंत्री को नियंत्रित करते हैं। केरल में एलडीएफ एक वाम मोर्चा की तरह व्यवहार नहीं करता। अब ये कोई वामपंथी सरकार नहीं रही बल्कि एक कॉरपोरेट वित्त पोषित सरकार बन गई है। He does not want a UDF government in Kerala. He knows that he can control the LDF government because of corruption. And he knows that LDF can never challenge him in Delhi. So he understands that only the Congress party can defeat him in Delhi and across the nation. That is why he wants to strengthen the LDF in Kerala. He does not want a UDF government in Kerala. He knows that he can control the LDF government because of corruption. And he knows that LDF can never challenge him in Delhi. So he understands that only the Congress party can defeat him in Delhi and across the nation. That is why he wants to strengthen the LDF in Kerala. He does not want उधर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड
सेशन जज पीतांबर दत्त ने दोनों की हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। कोर्ट ने तुफैल अहमद भट्ट और जमीर अहमद अहंगर को न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। आज दोनों की हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 27 मार्च को कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच के लिए एनआईए को 45 दिनों का समय और दिया था। इसके पहले 13 फरवरी को कोर्ट ने जांच का समय 45 दिनों के लिए बढ़ाया था। बता दें कि 25 फरवरी को दोनों आरोपियों को जम्मू कश्मीर की पुलिस दिल्ली में प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी। जमीर अहमद को उमर उन नबी, मुफ्ती इरफान और डॉक्टर अदील अहमद रतहर ने राइफल, पिस्तौल और जिंदा कारतूस उपलब्ध कराए थे। दोनों आरोपियों का संबंध आतंकी समूह अंसार गजवत उल हिंद से है। 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार बम विस्फोट की योजना उमर उन नबी ने बनाई थी। उमर उन नबी की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस ब्लास्ट में 15 लोगों की जान गई थी और करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने लेह के आर्मी बेस कैंप में जवानों से बातचीत की है। देश के किसी मुख्य न्यायाधीश का इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हुआ है। चीफ जस्टिस ने सैनिकों के त्याग की सराहना करते हुए कहा कि न्यायपालिका उनके हितों की रक्षा के लिए तत्पर है। चीफ जस्टिस ने अपने संबोधन की शुरुआत में जय हिंद कहने के बाद लद्दाखी शब्द जुले यानी सभी को नमस्कार कहा। उसी तरह अपने लगभग 12 मिनट के भाषण का अंत उन्होंने थुक जेचे यानी कि आपका बहुत बहुत आभार कहकर किया। चीफ जस्टिस ने भारत की सीमाओं की रक्षा को महान सेवा बताया। उन्होंने सैनिकों को लोगों की शांतिपूर्ण नींद सुनिश्चित करने वाले देश के पहरेदार कहा। उन्होंने खास तौर पर 1962 के रेजांग ला युद्ध में मेजर शैतान सिंह भाटी और 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के बलिदान की चर्चा की। भावुक शब्दों में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मेजर भाटी के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी 114 सैनिक उनके अपने जन्म स्थान हरियाणा से थे। अपने संबोधन में चीफ जस्टिस ने कहा कि ऊंचे, दुर्गम और दूरदराज के इलाकों में देश की रक्षा के लिए तैनात सैनिकों को अपने और अपने परिवार के लिए न्याय पाने में समस्याएं आती हैं। उनके लिए संभव नहीं होता कि वो देश की ड्यूटी को छोड़कर वकीलों के दफ्तर और कोर्ट के चक्कर लगाते रहें। संविधान का अनुच्छेद 39A न्याय तक हर व्यक्ति की पहुंच को व्यवस्था का कर्तव्य बनाता है। इसका लाभ सैनिकों को भी मिलना चाहिए। वहीं जनगणना 2026 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 33 सवाल जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि स्थिर रिश्ते में रहने वाले लिव इन कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा। ऐसा तभी होगा जब कपल मानेगा कि उनका रिश्ता लंबा चलने वाला है। पहले चरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां लोग खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे। उनकी मदद के लिए इस पोर्टल पर FAQ भी दिए गए हैं। ये चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना कहलाता है। इसका मकसद देश में घरों और बुनियादी सुविधाओं की जानकारी जुटाना है ताकि सरकार बेहतर योजनाएं बना सके। दूसरे चरण में आबादी से जुड़ी डिटेल जानकारी ली जाएगी। कागजी फॉर्म और रजिस्ट्रों की जगह अब हाथ से चलने वाले उपकरण, जियो टैगिंग, मैपिंग टूल और एक केंद्रीकृत वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। ये भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। करीब 32 लाख फील्ड कार्यकर्ताओं मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से करोड़ों घरों से जनसंख्या की सामाजिक और आर्थिक आंकड़े एकत्रित करेंगे। ये डेटा CMMA प्रणाली के जरिए तुरंत ट्रांसमिट, संकलित और स्थापित किया जा सकेगा, जिससे त्रुटियों में कमी आएगी और समय की बचत भी होगी। वहीं दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह बांग्लादेश से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक शब्बीर दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु में आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती करने की तैयारी में था। यह पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर ऑपरेट हो रहा था। साल 2007 में भी दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद के आरोपों को मद्देनजर लोन को गिरफ्तार किया था। 2019 में जमानत मिलने के बाद वो बांग्लादेश भाग गया था। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने 26 मार्च को शब्बीर के आतंकी मॉड्यूल की जांच के लिए कश्मीर के 3 जिलों गांदरबल, शोपिया और श्रीनगर के 10 ठिकानों पर रेड मारी थी। CIK के मुताबिक इस मामले के तार एक ट्रांजैक्शनल नेटवर्क से जुड़े हुए पाए गए, जिसमें मॉड्यूल को बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा के हैंडलर्स से निर्देश मिल रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां 2 महीनों से शब्बीर की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग और मौसम वैज्ञानिकों की ओर से लगातार दिल्ली NCR में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है, लेकिन बारिश की एक बूंद भी देखने को नहीं मिल रही है। तो 29 मार्च को भी झमाझम बारिश का पूर्वानुमान था, लेकिन दिन भर मौसम काफ़ी गर्म रहा। बहुत तेज़ धूप लोगों को देखने को मिली। वहीं बात करें हवाओं की, तो बीते 24 घंटे के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, लेकिन रविवार को उन हवाओं में भी काफ़ी कमी देखने को मिली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।